अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाअल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो फिजिक्स की न्यू बुक है फेडरल बोर्ड में नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसका यूनिट 19 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसकी जो एक्सरसाइज है इसके एमसीक्यूज कंस्ट्रक्टेड और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की जरूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले एमसीक्यूज हैं और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय अ, मैग्नेटिसी जो मैदान है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी मौजूदगी को किसके जरिए महसूस किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास ये वाली जो है ऑप्शन ये सिलेक्ट करनी है। शॉर्टली इसको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस और एसएलओज हैं वो भी अच्छे हो जाएं। A magnetic compass consists of a small needle-like magnet that aligns itself with the external magnetic field lines showing its presence। तो ये जो मकनातीसी कुतुबनुमा होता है कंपस, ये एक छोटी जो नीडल है ना, सुई नुमा मकनातीस पर मुश्तमिल होता है, जो बैरूनी मकनातीसी मैदान जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं उसके साथ तरतीब पाता है, अपने आप को ना अरेंज करता है, जो इसकी मौजूदगी को जाहिर करता है। सेकंड स्टेटमेंट जो है अ डीसी मोटर कन्वर्ट्स, एक डीसी मोटर तब्दील करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल की जो एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में। अ डीसी मोटर यूजेस इलेक्ट्रिकल करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस अ टॉर्क व्हिच क्रिएट्स रोटेशनल मोशन और मैकेनिकल वर्क। तो एक डीसी मोटर मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल करंट का इस्तेमाल करते हुए टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जो फिर रोटेशनल मूवमेंट या मैकेनिकल काम जो है वो पैदा करती है। थर्ड स्टेटमेंट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दरअसल में से कौन सा जो टूल है, कौन सी जो डिवाइस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल पर काम करता है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। Our transformer works on mutual induction, where a changing magnetic flux in one coil induces an electromotive force (EMF) in another coil। तो एक ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है, जहां एक कॉइल में ना जो चेंजिंग है, बदलता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरी कॉइल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा करता है। फोर्थ स्टेटमेंट जो है वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर डज नॉट डिपेंड अपॉन, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज का इन्हिसार किस पर नहीं होता। यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है अ फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, यानी सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर। इसकी जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है द सेकेंडरी वोल्टेज डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी वोल्टेज एंड टर्न्स रेशियो but the frequency of the AC यानी alternating current remains the same throughout the transformer। तो सेकेंडरी वोल्टेज का इन्हिसार प्राइमरी वोल्टेज और टर्न्स रेशियो पर होता है, लेकिन AC की फ्रीक्वेंसी जो है पूरे ट्रांसफार्मर में एक ही रहती है। फिफ्थ स्टेटमेंट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट इन एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो एक आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर में दरअसल में से कौन सी मिकदार जो है मुस्तकिल रहती है। यहाँ पे पावर जो है ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर देयर इज नो एनर्जी लॉस, सो द इनपुट पावर इन द प्राइमरी कॉइल इक्वल्स टू द आउटपुट पावर इन द सेकेंडरी। तो एक आइडियल ट्रांसफार्मर में तवनाई जो है एनर्जी का कोई ज़िया नहीं होता, इसलिए प्राइमरी कॉइल में इनपुट पावर सेकेंडरी में आउटपुट पावर के बराबर होती है। सिक्स्थ स्टेटमेंट जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज अ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 3:2। व्हाट इज द वोल्टेज इन सेकेंडरी इफ वोल्टेज इन प्राइमरी इज 30 वोल्ट। तो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 3:2 है। तो अगर प्राइमरी वोल्टेज 30 वोल्ट है तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा। यहाँ पे 45 वोल्ट ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। इसमें ना ये फार्मूला यूज करेंगे VS ओवर VP इक्वल NS ओवर NP। तो ये जो VS है ये वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, VP वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल और NP जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो यहाँ पे इसको जब अरेंज करेंगे तो VS कैसे फाइंड करेंगे 30 इंटू 3/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 45 वोल्ट जो है ये आंसर आएगा। द सेकेंडरी वोल्टेज इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द गिवन रेशियो। सेकेंडरी वोल्टेज दिए गए जो रेशियो है ना तनासुब उसके मुताबिक बढ़ जाती है। सेवंथ स्टेटमेंट जो है टू वर्ड विच मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ
इज द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल अट्रैक्टेड? तो जमीन के कौन से मैग्नेटिक पोल की तरफ जो कंपास है उसकी नीडल का शुमाली कुतब जो है नॉर्थ पोल वो खींचता है? इसकी जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल इज अट्रैक्टेड टू साउथ मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ विच इज लोकेटेड नियर द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे ये जो कंपास का ना शुमारी कुतब है ये जमीन के जनूबी मकनातीसी कुतब की तरफ खींचता है जो जमीन के जोग्राफियाई शुमारी कुतब के करीब वाक़ है। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन इसकी जो है, opposite magnetic poles attract, therefore the north seeking pole of magnet points toward Earth's magnetic south pole located at the geographic north। तो मैग्नेट जो है इसके मुखालिफ पोल्स एक दूसरे को खींचते हैं, इसलिए मैग्नेट का जो शुमारी कुतब है नॉर्थ पोल वो जमीन के मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ ना इशारा करता है जो जोग्राफियाई शुमाल में वाक़या है। इट्स स्टेटमेंट जो है द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है तो यहाँ पे इंक्रीजेस द आउटपुट वोल्टेज में इजाफा करता है। ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज मोर टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल देन द प्राइमरी विच इंक्रीजेस द वोल्टेज एट द आउटपुट साइड। तो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी के मुकाबले में ना सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा टर्न्स होते हैं जो आउटपुट साइड पर वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। नाइन्थ स्टेटमेंट जो है, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड बिफोर इलेक्ट्रिसिटी इज transmitted by overhead cables. Select the statement that explains why this is done. इलेक्ट्रिसिटी को ओवरहेड तारों के जरिए मुंतकिल करने से पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजाहत करने वाले बयान का ना इंतखाब करना है। यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, इट इंक्रीजेस द वोल्टेज टू रिड्यूस एनर्जी लॉस इन द केबल्स। तो ये जो वायर्स हैं केबल्स, इसमें एनर्जी के ज़या को ना ज़ाया होने को कम करने की वोल्टेज बढ़ाता है। इसकी जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, इंक्रीजिंग वोल्टेज लोअर्स द करंट फॉर द सेम पावर विच सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस हीट लॉसेस आई स्क्वायर आर ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन थ्रू केबल्स। तो वोल्टेज बढ़ाने से इतनी ही पावर के लिए ना करंट कम हो जाता है जिससे वायर्स जो है ना केबल उसके जरिए तवील यानी लंबे फासले तक ट्रांसमिशन के दौरान जो एनर्जी के नुकसानात हैं वो नुमाया तौर पर कम हो जाते हैं। 10th स्टेटमेंट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन एन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर। तो एक आम ट्रांसफार्मर में दर्जे झैल में से क्या तब्दील नहीं होता? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। व्हाइल वोल्टेज एंड करंट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द alternating current remains exactly the same in both the primary and secondary circuits। तो जबकि वोल्टेज और करंट तब्दील होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सर्किट्स में बिल्कुल यकसां रहती है। नेक्स्ट में एक्सरसाइज में जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं, इसमें फॉलो द डायरेक्शंस टू रिस्पोंड द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन 1 जो है, इन विच डायरेक्शन द करंट मस्ट बी फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर टू क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड शोन इन द डायग्राम अप और डाउन। तो कंडक्टर में से करंट किस सिमत में ना गुजर रहा होगा ताकि डायग्राम में जो दिखाया गया ना मैग्नेटिक फील्ड है वो पैदा हो सके, प्रोड्यूस हो सके, ऊपर या फिर नीचे। टू क्रिएट द काउंटर क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड शोन द करंट मस्ट फ्लो इन द अपवर्ड डायरेक्शन। दिस इज डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड ग्रिप रूल वेयर द थंब पॉइंट्स टुवर्ड द करंट। तो दिखाया गया ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए करंट को ऊपर की सिमत में ना बहना चाहिए, और इसका तयन करने के लिए राइट हैंड रूल जो है वो यूज करना है, जहां जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को जाहिर करता है। सेकंड क्वेश्चन जो है, इन द फॉलोइंग डायग्राम will there be a north pole or south pole at the left side of the solenoid? Also draw its magnetic field having arrows to show its direction। तो दर्ज डायग्राम में सोलिनॉइड की बाईं जानिब ना जो शुमाली कुतब होगा पोल या फिर जनूबी कुतब ना, इसका मकनातीसी मैदान जो है मैग्नेटिक फील्ड वो भी बनाना है जिसमें जो एरो के निशानात हैं इसकी डायरेक्शन जाहिर कर रहे हों। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है, द लेफ्ट साइड ऑफ द सोलिनॉइड विल बी नॉर्थ पोल। तो सोलिनॉइड का जो बायां वाला है वो तो नॉर्थ पोल होगा। यूजिंग राइट हैंड रूल, कर्लिंग फिंगर्स इन द करंट्स डायरेक्शन मेक्स द थंब पॉइंट लेफ्ट इंडिकेटिंग द नॉर्थ पोल। और राइट हैंड रूल के मुताबिक उंगलियों को ना करंट की सिमत यानी डायरेक्शन मोड़ने से ना वो जो थंब है वो बाईं जानिब ना लेफ्ट साइड पे वो पॉइंट आउट करेगा जो फिर नॉर्थ पोल को ना जाहिर करता है।
थर्ड क्वेश्चन जो है, करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एज शोन। तो एक करंट बरदार जो ना, करंट गुजरने वाला कंडक्टर को ना मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जैसा कि दिखाया गया है। इसमें ए पार्ट जो है, इन विच डायरेक्शन विल द कंडक्टर मूव, अप डाउन लेफ्ट और राइट। तो कंडक्टर किस सिमत में ना मूव करेगा, ऊपर नीचे, बाएं या फिर दाएं। द कंडक्टर विल मूव in the upward direction. This determined by Fleming's left hand rule, where the magnetic field is formed is from left to right and the current flows towards us. कंडक्टर ऊपर की सिमत में ना मूव करेगा। इसका तयन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से कर सकते हैं, जहां जो है मैग्नेटिक फील्ड बाएं से दाएं और करंट हमारी तरफ बह रहा है। इसी का जो सेकंड पार्ट है, इफ द मैग्नेटिक फील्ड वाज रिवर्स्ड देन इन विच डायरेक्शन विल द कंडक्टर मूव। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड को उलट दिया जाए तो कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स्ड द कंडक्टर विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। रिवर्सिंग वन फैक्टर, द फील्ड रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड को उलट दिया जाए तो कंडक्टर नीचे की डायरेक्शन में ना मूव करेगा। एक एलिमेंट यानी फील्ड को उलटने से इस पर जो अमल करने वाला मैग्नेटिक फोर्स है उसकी सिमत जो होती है ना, डायरेक्शन, वो उलट जाएगी। थर्ड पार्ट जो है इसका, इफ बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट आर रिवर्स्ड देन इन विच डायरेक्शन विल द कंडक्टर मूव। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड को और करंट दोनों को उलट दिया जाए तो कंडक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। The conductor will move upward again, reversing both the current and the magnetic field causes two changes that cancel each other out, restoring the original direction of the motion. तो कंडक्टर दोबारा ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। करंट और जो फील्ड है दोनों को उलटने से ना दो मतलब चेंजेस आ जाएंगी उसमें, तो फिर जो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, जिससे ओरिजिनल जो डायरेक्शन है वो बहाल हो जाएगी। नेक्स्ट में एक्सरसाइज में जो शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं, Give a short response to the following questions. इसमें क्वेश्चन 1 जो है, How does a generator differ from a motor and what is their relationship to each other? तो जनरेटर मोटर से कैसे मुख्तलिफ है और इनका एक दूसरे से क्या ताल्लुक है। एनर्जी कन्वर्जन, तवानाई की तब्दीली जो है, A motor converts electrical energy into mechanical energy while a generator does the opposite. तो एक जो मोटर है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जबकि जनरेटर जो होता है ये इनके बिल्कुल उलट जो है ना ऑपोजिट काम करता है, मतलब वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। ऑपरेशनल इनवर्स जो है, दे आर इसेंशियली ऑपरेशनल इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो वो बुनियादी तौर पर एक दूसरे के ऑपरेशनल उलट है, ऑपोजिट है। कॉमन प्रिंसिपल, मुश्तरका उसूल, बोथ डिवाइसेस रिलाई ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इंडक्शन। दोनों जो डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इंडक्शन के उसूल जो हैं उस पर इन्हिसार करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, व्हाई इज अ ट्रांसफार्मर इनइफेक्टिव विद डीसी वोल्टेज। ट्रांसफार्मर डीसी वोल्टेज के साथ क्यों गैर मुअस्सर है। कांस्टेंट फ्लक्स, डीसी प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विच डज नॉट चेंज। तो डीसी एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फ्राहम करता है जो तब्दील नहीं होता। इंडक्शन रिक्वायरमेंट, इंडक्शन की जरूरत जो है, इंडक्शन रिक्वायर्स अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स टू क्रिएट वोल्टेज। तो वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए इंडक्शन को बदलते हुए चेंज होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स की जरूरत होती है। एसी नेसेसिटी यानी अल्टरनेटिंग करंट की जरूरत जो है, देयरफॉर ट्रांसफार्मर्स ओनली वर्क विद अल्टरनेटिंग करंट एसी। चुनाचे ट्रांसफार्मर सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट के साथ काम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूसेस। तो एक करंट जो कैरिंग कंडक्टर की सिमत और इससे पैदा होने वाले ना प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान ताल्लुक की वजाहत करनी है। परपेंडिकुलर फील्ड्स, अमूदी मैदान जो है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड हमेशा करंट के डायरेक्शन के ना परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ना। कंसेंट्रिक सर्कल्स, हम मरकज वाले ना जिनका सेंटर एक ही होता है, इस तरह के ना जो सर्कल्स बनते हैं जैसे फील्ड में बनाए जाते हैं, फील्ड लाइंस फ्रॉम कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द वायर। तो ये जो फील्ड है इसकी जो लाइंस होती हैं वो वायर के गिर्द ना एक ऐसे सर्कल बनाती हैं जिनका सेंटर सिमिलर ही होता है। राइट हैंड रूल, द डायरेक्शन इज डिटरमिन्ड यूजिंग द राइट हैंड ग्रिप रूल। इसकी सिमत जो होती है ना डायरेक्शन, उसका तयन राइट हैंड ग्रिप रूल से किया जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट जो है, डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड अ मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो इंटरेक्शन है
और उस पे लगाई जाने वाली फोर्स की डायरेक्शन मालूम करने के तरीके को बयान करना है। फील्ड इंटरेक्शन, टू मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट टू एक्सर्ट अ मैकेनिकल फोर्स ऑन द वायर। वायर पर मैकेनिकल फोर्स लगाने के लिए दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करते हैं। फोर्स डायरेक्शन, फोर्स की जो सिमत है, द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ करंट एंड फील्ड। फोर्स जो है वो करंट और फील्ड दोनों के वर्टिकल यानी परपेंडिकुलर होती है। फ्लेमिंग्स रूल, यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड द फोर्सेस डायरेक्शन। तो फोर्स की डायरेक्शन मालूम करने के लिए फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो इस्तेमाल करना है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, व्हाई इज हाई वोल्टेज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर के लॉन्ग डिस्टेंस पे ना तवील फासले तक तरसील के लिए, ट्रांसमिशन के लिए हाई वोल्टेज क्यों इस्तेमाल किया जाता है। रिड्यूसिंग करंट, करंट में जो कमी है, हाई वोल्टेज लोअर्स द करंट नीडेड फॉर ट्रांसमिशन। हाई वोल्टेज जो है वो ट्रांसमिशन के लिए जो दरकार करंट है, रिक्वायर्ड करंट को कम कर देता है। मिनिमाइजिंग लॉस, लॉस को कम करना, लोअर करंट रिड्यूसेस हीट लॉस I स्क्वायर R इन द केबल्स। तो कम करंट जो है वो वायर्स में लॉस है हीट का, वो कम करता है। एफिशिएंसी, कारकर्दगी जो है, दिस मेक्स पावर डिलीवरी मोर एफिशिएंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ये लंबे फासले तक ये जो करंट है उसकी ट्रांसमिशन को ज्यादा मुअस्सर बनाता है। सिक्स क्वेश्चन जो है, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू जनरेट एन इलेक्ट्रिक करंट यूजिंग अ कॉइल ऑफ वायर एंड अ बार मैग्नेट। तार जो है ना उसकी कॉइल और बार मैग्नेट का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिकल करंट पैदा करने के लिए ना, प्रोड्यूस करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है। वैसे ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है तो इसको ना शॉर्टली एक्सप्लेन किया गया है यहाँ। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, कनेक्ट अ वायर कॉइल टू अ सेंसिटिव गैल्वानोमीटर। तो वायर को ना कॉइल के एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर से जोड़ना है। रिलेशन मोशन, मूव अ बार मैग्नेट क्विकली इनटू एंड आउट ऑफ द कॉइल। तो बार मैग्नेट को तेजी से ना कॉइल के यानी करीब यानी अंदर और बाहर लेके जाना है, यानी उसको मूवमेंट देनी है। इंड्यूस करंट, द गैल्वानोमीटर नीडल reflects indicating that electricity is generated। गैल्वानोमीटर की जो नीडल है वो मुड़ती है जो जाहिर करती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। सेवेंथ क्वेश्चन जो है, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो कौन से अवामिल जो हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो पावर है, स्ट्रेंथ पर असरअंदाज होते हैं। मोशन स्पीड, मूवमेंट की जो रफ्तार है। फास्टर मोशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। तेज रफ्तार जो मूवमेंट है ये मैग्नेटिक फ्लक्स की तब्दीली को ना, उसकी शरह को, रेशो को बढ़ाती है। नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें जो चक्कर है ना उनकी तादाद। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल रेजेस EMF। तो कॉइल में जो टर्न्स है उनकी तादाद बढ़ाने से EMF जो है वो बढ़ जाता है। फील्ड स्ट्रेंथ, यूजिंग अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट प्रोड्यूसेस अ हायर इंड्यूस्ड वोल्टेज। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। एट्थ क्वेश्चन जो है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स। ट्रांसफार्मर्स की दो बुनियादी अक़साम का मुआवजना और फर्क बताना है। कोर टाइप जो है, वाइंडिंग आर प्लेस्ड ऑन टू लिम्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोर। तो वाइंडिंग्स जो हैं एक रेक्टेंगुलर कोर की ना दो शाखों पर रखी जाती है। शेल टाइप, वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड ऑन द सेंट्रल लिम्ब ऑफ द कोर। वाइंडिंग्स कोर को ना जो सेंट्रल लिम्ब है उस पर रखी जाती है। एप्लीकेशन जो है, कोर टाइप इज फॉर हाई वोल्टेज, शेल टाइप फॉर लो वोल्टेज। कोर टाइप को हाई वोल्टेज के लिए और शेल टाइप को लो वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई 3 डिवाइसेस दैट ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो 3 ऐसे डिवाइस की शिनाख्त करनी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के उसूल पर काम करते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग इंडक्शन। इंडक्शन का इस्तेमाल करते हुए मैकेनिकल जो एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करता है। ट्रांसफार्मर जो है, चेंजेस वोल्टेज लेवल्स थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन कॉइल्स। कॉइल्स के दरमियान म्यूचुअल इंडक्शन के जरिए वोल्टेज की ना लेवल को, सतह को तब्दील करता है। इंडक्शन मोटर यूजेस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड्स टू क्रिएट रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे रोटेशनल मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इस एक्सरसाइज के MCQs कंस्ट्रक्टेड और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस आउट किए हैं। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की जरूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।